आप में से बहुत से लोग 8 नवंबर की रात के 8 बजे का वक्त नहीं भूले होंगे, जब आनन फानन में अचानक प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने के लिए टेलीविजन स्क्रीन के सामने आए थे और उसके अगले 1 घंटे के भाषण में उन्होंने ये साफ कर दिया कि देश में 500 और 1000 के नोट वो उसी रात 12 बजे से बंद कर रहे हैं और नई करेंसी आने वाली है। इस राष्ट्र के नाम संबोधन के ठीक आधे घंटे के भीतर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैमरे के सामने आए और आलोचना की कि ये नोटबंदी फेल होने वाली है, ये एक नंबर का देश के खिलाफ काम किया गया है। लेकिन आज हम 8 नवंबर के बाद करीब 2.5-3 महीने का वक्त देख चुके हैं और इस दौरान बहुत से इलाकों में चुनाव हुए और बहुत से इलाकों के चुनाव के नतीजे बीजेपी के इस फैसले को स्वागत करते दिखाई दिए। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में जो जीत मिली, मुंबई में महानगर पालिका में जो जीत मिली, वो इस बात को इंडोर्स करती है कि कहीं ना कहीं नोटबंदी के नाम पर राहुल गांधी और उसके बाद ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर मायावती, जितनी भी पार्टियों ने विरोध किया, उन सबके विरोध की हवा धीरे धीरे कर निकल चुकी है। इसीलिए आज हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इस शो के दौरान, जो कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत जरूरी भी है। क्या नोटबंदी की निंदा मोदी विरोधियों को भारी पड़ गई है? हमारा अगला सवाल जो आज हम पूछेंगे कि क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे पीएम की नोटबंदी योजना का समर्थन करते हैं? आज हम ये भी पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या नोटबंदी पर बीजेपी विरोधी दल जनता का मिजाज पढ़ने में नाकाम रहे? और अगला सवाल जो आज हम पूछेंगे कि क्या नोटबंदी का यूपी चुनाव पर बाकी जगहों जैसा ही बीजेपी के फायदे के लिए असर होने वाला है? इन तमाम मुद्दों पर बड़ी चर्चा बड़े मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये घटनाक्रम, क्योंकि नोटबंदी का सेहरा आज पीएम मोदी ने खुद अपने सर भी बांधा और चुनावी रैली में ऐलान किया कि जिन भ्रष्टाचारियों की पोल खुल रही थी वो इसका विरोध कर रहे थे। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, नोटबंदी पास, विपक्ष फेल। उड़ीसा के गरीब लोग भी भाजपा के साथ चल पड़े तो पता नहीं आगे वाले दिनों में हिंदुस्तान में और दलों के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी कल महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, साफ हो गई। चुनाव उत्तर प्रदेश का, बखान दूसरे राज्यों के पंचायत चुनावों में मिली जीत का और मुद्दा नोटबंदी। सच क्या है, झूठ क्या है? यूपी के गोंडा की चौपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे भाषण की शुरुआत नोटबंदी पर विरोधी दलों पर हमले से की। उनके निशाने पर खास तौर पर एसपी और बीएसपी रहे। नोटबंदी होने से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी चिंता कम है। उनकी परेशानी ये है कि वो बड़े बड़े लोग होने के बाद भी बच नहीं पाए, इसकी परेशानी। मायावती जी, मुलायम सिंह जी ने तो पार्लियामेंट में कह दिया था, पब्लिक में कह दिया था कि मोदी जी करना है तो करो, लेकिन एक 7-8 दिन बीच में मौका तो दे दो। नोटबंदी को जनहित के खिलाफ बताने में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने देरी नहीं की, लेकिन निश्चित रूप से नए जोश और जुनून की वजह नोटबंदी के बाद आए चुनावी नतीजे हैं। बीजेपी नतीजों को नोटबंदी पर जनता का डंका बता रही है। फरीदाबाद जैसे शहरी निकाय में 40 में से 30 सीट बीजेपी को मिली। यूपी की 3 विधान परिषद और कल संपन्न हुए महाराष्ट्र की 10 में से 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जीतना और उड़ीसा की इस चुनाव को जीतना, यह प्रमाणित करती है 8 नवंबर के बाद देश की गरीबों की आस्था प्रधानमंत्री जी पे बढ़ी है। अगर ये नतीजे नोटबंदी पर जनमत हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसे समझ पाने में नाकाम रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल ने नोटबंदी के फौरन बाद इसे मुद्दा बनाने की कोशिश तो की ही। अब यूपी के संग्राम में भी राहुल यही कर रहे हैं। 8 नवंबर को पता नहीं कहां से आइडिया आया
खड़े होते हैं, टीवी पे आते हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, भैया मोदी जी क्या कहेंगे। कहते हैं हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, युवाओं, अपने जेब में देखो, ये जो 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, इसको मैं रद्दी कर रहा हूं। नोटबंदी के बाद बीजेपी का लगातार बढ़ता ग्राफ और शिवसेना जैसे सहयोगी तक के वोट बैंक में लगती सेंध से सवाल उठता है कि क्या नोटबंदी की निंदा मोदी विरोधियों को भारी पड़ गई। हमें आपके जवाबों का इंतजार है, इसीलिए एक बार फिर मैं सवाल स्क्रीन पर दिखाता हूं कि क्या नोटबंदी की निंदा पीएम मोदी विरोधियों को भारी पड़ गई है। अगर आपका जवाब हां है तो एचटीपी स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए एचटीपी स्पेस देकर एन लिखिए। 51818 पर आप एसएमएस कर सकते हैं हैशटैग एचटीपी के साथ। आज के टॉपिक का जो हैशटैग है नोटबंदी पर दंगल, इसके जरिए भी आप ट्वीट और फेसबुक के जरिए हमारे पास अपनी सुझाव राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और जो मेहमान बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा हैं मुंबई से, हमारे साथ हेमराज शाह शिवसेना के प्रवक्ता हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका इस डिबेट शो में। हम तो पूछेंगे में सोमनाथ सिंह रॉय टीएमसी के समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और एमएच खान साहब हैं बीएसपी के नेता लखनऊ से मेरे साथ। शुरुआत करूंगा और सबसे पहले चरणजीत सिंह सापरा, क्या आपको लगता है आप लोगों ने गलत टॉपिक को मुद्दा बनाया बीते 4 महीनों में? क्यों सफलता नहीं मिल रही है? और आप तो मुंबई में बैठे हैं, इतनी बुरी गत क्यों हुई आपकी पार्टी की? नहीं, देखिए, डीमोनेटाइजेशन का विषय जो है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है वो ग्रामीण इलाके में है, रूरल एरिया में है। अभी आपने जैसे मुंबई की बात की, मुंबई में तो पहले ही 12,000 एटीएम हैं। लोगों को शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई, फिर लोगों को धीरे धीरे नोट मिलने लगे। तो शहरों में आपको ये इम्पैक्ट ज्यादा नहीं नजर आएगा नोटबंदी का। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम 10 महानगर पालिकाओं में केवल शोलापुर में हमारी सत्ता थी अकेले की, उसके बाद पूना में हमारी एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता थी, और बाकी की 8 कॉरपोरेशन में कांग्रेस की सत्ता पहले ही नहीं थी। जिला परिषद का जहां तक सवाल है, हम जिला परिषद के चुनाव जो रूरल में इंपैक्ट हुआ डीमोनेटाइजेशन का, वो जरूर नजर आता है, क्योंकि हम नांदेड़ जीते हैं, सिंधुदुर्ग जीते हैं, रत्नागिरी जीते हैं, अमरावती जीते हैं, कोल्हापुर जीते हैं, इसी तरह से सांगली जीते हैं। और आप कल परसों से देखेंगे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर के हम सारे जिला परिषद, मैक्सिमम जिला परिषद के जो अध्यक्ष पद के चुनाव है वो हम आगे बढ़कर के जीतेंगे। चरणजीत सिंह तो ये सापरा, इम्पैक्ट जो ग्रामीण इलाके में है, ग्रामीण इलाके में इसका इम्पैक्ट नहीं। सापरा साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मैं आप ही की बातों से सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। अगर रूरल इंडिया में इम्पैक्ट हुआ है डिमोनेटाइजेशन का, तो राहुल गांधी मुंबई के एटीएम की लाइन के सामने क्यों लगे थे जाके? उनको सिंधुदुर्ग या कहीं जाना चाहिए था, नांदेड़ वांदेड़ के इलाके में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ओडिशा में, ओडिशा बहुत विकसित राज्य है, ओडिशा में तो उद्योगों की भरमार है, ओडिशा में तो बहुत अच्छा चल रहा था, वहां पे क्या हुआ? वहां कैसे बीजेपी 36 से 306 हो गई? सुनिए, जब आप श्री राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो राहुल जी मुंबई में उस वक्त आए थे जब डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ था। उस समय वातावरण जो मुंबई में भी बहुत गंभीर था, लोगों की बड़ी बड़ी कतार लगती थी, तो इसलिए राहुल जी आपने मुंबई को क्लीन चिट दी कि नया शहर है, शहरी इलाका है, 12,000 एटीएम है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं पहले हफ्ते की बात। तो राहुल गांधी को नहीं पता था 12,000 एटीएम में बात ठीक हो जाएगी चीजें? मैं पूरे 100 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 100 दिन पूरे हो गए हैं। मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि पहले 1 हफ्ते में आए थे। और जहां तक आप ओडिशा की बात करते हैं, या हम अभी पूरे चलो महाराष्ट्र की बात करते हैं, नहीं उड़ीसा की करिए। तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को दरअसल डीमोनेटाइजेशन से बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि इनके लोगों को पता चल गया था
तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही रीमोनेटाइज हो गई, डिमोनेटाइज नहीं, साबरा रीमोनेटाइज हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने रिसोर्सेज जो है, ईमानदारी से अपने मान लीजिए कि रिसोर्सेज आपने जो है गलत वो मुद्दे को इश्यू बना रीमोनेटाइज दिया। कर लीजिए। इस मुद्दे पर कहीं भी समर्थन नहीं मिल रहा है पूरे देश में भारतीय आपको। जनता कहीं भी समर्थन नहीं पार्टी मिला ने है। अपने आप को आप रीमोनेटाइज तमाम कर महाराष्ट्र लिया देख लीजिए, और आप भारतीय गुजरात जनता देख पार्टी लीजिए, ने आप मुंबई के राजस्थान देख अंदर लीजिए। 400 करोड़ आप- मुंबई के अंदर 400 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा। ये पैसा कहां से आया? अरे भाई ये अभी साहब, हम भाई इलेक्शन साहब, भाई कमीशन को साहब, हमने भाई लिखा साहब, है आपकी कि भी भारतीय सरकार रही जनता 10 पार्टी साल, ने आप क्या कर ये लेते डिजिटल काम। पेमेंट किया है? किसने मना किया था? नहीं, सुधांशु भारतीय त्रिवेदी जनता- जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 400 करोड़ रुपया क्या डिजिटल सुधांशु पेमेंट त्रिवेदी किया जवाब है? दीजिए, या फिर मैं डिबेट को प्लास्टिक ओपन कर मनी रहा हूं। किया सुधांशु है? त्रिवेदी। या चेक से सुधांशु पेमेंट त्रिवेदी, किया है? क्या ये विपक्ष भारतीय ने जनता गलत पार्टी भापा? को उचित उत्तर देना पड़ेगा। देखिए सुमित जी, कांग्रेस के साथ पिछले कई वर्षों से यह समस्या हो गई है कि जनता की नब्ज पर से उनकी पकड़ लगातार ढीली पड़ती जा रही है। कोई भी विषय हो, 4-5 वर्षों से आप देख लीजिए, चाहे राजनीतिक विषय हो, गरीबी और विकास से जुड़ा विषय हो, या वह सांप्रदायिकता का विषय हो जिसको लेकर इनको बड़ा आनंद आता है हम लोगों के खिलाफ आरोप लगाने में, या आर्थिक विषय हो, हर मुद्दे के ऊपर यह निरंतर विफल रहे। और अभी जो आप एटीट्यूड देख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय का, ये वही ऑस्ट्रिच एटीट्यूड है, यानी वो शुतुरमुर्गी दृष्टि है, जिसकी वजह से अगर हकीकत सामने भी आ गई तो उससे नजरें चुराने का प्रयास करना। जैसे अभी आपने कहा भाई, उड़ीसा जैसे राज्य में जो काफी विकास में पीछे माना जाता है, जहां भाजपा मजबूत नहीं है, वहां यदि हमारी सीटों की संख्या जिला परिषद में 10 गुने तक बढ़ जाती है, मुंबई जैसे राज्य में जो आर्थिक राजधानी है मुंबई शहर, उसमें भी हमें सफलता मिलती है। और एक क्यों, चंडीगढ़ हो, राजस्थान हो, बिल्कुल। मध्य प्रदेश, गुजरात और सोमनाथ- असम, हर सोमनाथ जगह दा, हमें इसके बाद सोमनाथ दा, let सफलता me मिली open this है। debate. सोमनाथ और सिंह रॉय। देखिए, सुधांशु जी, मैं आता हूं। सोमनाथ सिंह रॉय, नहीं, आपने भी पुरजोर विरोध किया था, आप तो इसको वापस करने की मांग कर रहे थे, आज भी शायद आपकी पार्टी करती है कि नोटबंदी को वापस कर लेना चाहिए। राइट। जवाब दीजिए, क्यों बीजेपी सफल हो रही है? नहीं, सुमित एक बात, यहाँ सब जो लोग बैठा है ये सब बहुत जाने माने पॉलिटिशियन है। मैं एक छोटा बात कहना चाहता हूँ। आपको ये लगता है नगर पालिका, पंचायत इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन सब एक जैसा है? ऐसा नहीं है। लोकसभा म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जो होते हैं, पंचायत निर्वाचन इलेक्शन जो होते हैं, वहाँ दल पार्टी जैसे एक फैक्टर होते हैं, ऐसे वहाँ का जो पॉलिटिकल कैंडिडेट उसका भी असर पड़ते हैं। सोमनाथ कौन सिंह काम रॉय, करता था? आपने भी पानी शायद मिलता चुनाव है कि देखे नहीं? होंगे। खेत में एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप बीते 15 दिन का मुंबई के अखबार निकाल के पढ़िए, हर राजनीतिक पार्टी ने नोटबंदी पर भाषण दिए। अगर सुमित, अगर आपको क्या लगता है सुमित जी, मैं बीच में थोड़ा बोलना चाहूंगा इनके नहीं बाद। होता है। मैं सुमित एक मिनट, नहीं, आप मत बोलिए, आपको फिनिश करने दीजिए प्लीज। आप देखिए, कहां पर भी ये इंडिया में इलेक्शन का टाइम, विधानसभा निर्वाचन, लोकसभा इलेक्शन में निर्दल कैंडिडेट बहुत कम जीतता है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, पंचायत निर्वाचन में आइए, इलेक्शन में आइए, देखना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत ज्यादा जीतते हैं। क्यों? यहाँ पर वो कैंडिडेट ठीक है कि नहीं, सोमनाथ सिंह वहाँ का रॉय, जो आदमी वो सोमनाथ सिंह चुनाव में रॉय, इलेक्शन करके उसको इलेक्शन में विन कर सोमनाथ रहा दा, है। बोलिए प्लीज। सोमनाथ दा, क्या बात कर रहे हैं? मैं नोटबंदी पे डिबेट कर रहा हूँ, निर्दलीयों को जीतने की बातें कर रहे हैं। अरे महाराष्ट्र के 10 में से 8 महानगर पालिका जीत जाते हैं, उड़ीसा स्वीप करते हैं, चंडीगढ़ स्वीप करते हैं, गुजरात स्वीप करते हैं। ओके सुमित, आप मुझे बताइए ना। ओके सुमित, हमको फिनिश करने दीजिए। नोटबंदी का होने का बाद ही, एक मिनट, नोटबंदी होने का बाद ही यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुआ था। वहां पर हम लोग लेकिन ये नहीं बताया नोटबंदी के लिए हम लोग जीता है। वहां पर हम लोग क्या बताया था, ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहा है उसका ऊपर हम लोग ने इलेक्शन जीता। छोड़िए, एक छोटा बात, पंकज मुंडा महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर है, वो क्या बोला है, मेरे लिए हार गया है मेरा एरिया में। क्यों? उसको भी मालूम है ये इलेक्शन पार्टी नहीं, व्यक्तिगत पर्सनल इफेक्ट का ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र का बीजेपी का मिनिस्टर बोल रहा है मैं रिजाइन करता हूं, मेरा एरिया से हार गया है। यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी से ये क्या ये स्थानीय निकाय के चुनाव लीडरशिप देते हैं, स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इसका नोटबंदी से कोई मतलब नहीं था? अरे भाई, नोटबंदी बंबई में, जैसा कि अब हम लोग, हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट होती है, और दूसरा माननीय उद्धव ठाकरे, माननीय मायावती जी, माननीय ममता जी और माननीय राहुल गांधी पिछले 8 नवंबर के बाद से मुसलसल हमको बता रहे हैं कि नोटबंदी जो है सर्वनाश का कारण है।
और हम लोग भी कैरिड अवे हो गए। तो मैंने भी कहा था कि बिल्कुल सही ये लोग कह रहे हैं, ये मोदी जी ने बहुत गड़बड़ किया। लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बंबई में चुनाव हुआ है, उसमें लोकल इश्यूज, ये नेशनल इशू था लेकिन लोकल भी तो था, हर तरह का इशू था। और आज ये लोग तो न खिसियाएं, लेकिन हम लोग, आपको याद है इन्हीं डिबेट्स में हम कहते थे कि अर्थव्यवस्था को गड़बड़ किया, ये किया, वो किया। आज इनकी जवाबदेही जनता के प्रति तो बनती है। जो पत्रकार इनका विश्वास कर रहे थे, उनके बारे में इनको क्या कहना है, इन चारों नेताओं को बताना पड़ेगा। मैं इसी नोट पर लौटूंगा। सबरा साहब बोलना चाह रहे हैं, शाह साहब भी है, खान साहब भी है। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, लेकिन क्या तमाम विरोधी पार्टियां, जो लोग लगातार नोटबंदी का विरोध कर रहे थे, क्या उनसे चूक हुई है? क्या ये बहुत बड़ी सियासी चूक है इन राजनीतिक पार्टियों की जो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे? इस ब्रेक के बाद बहस जारी। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल डीमोनेटाइजेशन से बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि इनके लोगों को पता चल गया था। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही रीमोनेटाइज हो गई, डीमोनेटाइज नहीं, रीमोनेटाइज हो गई। वहाँ दल पार्टी जैसे एक फैक्टर होते हैं, ऐसे वहाँ का जो पॉलिटिकल कैंडिडेट, उसका भी असर पड़ते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और क्या नोटबंदी की निंदा पीएम मोदी के विरोधियों को भारी पड़ी? हमारे एसएमएस के सवाल के जवाब में लाखों की, हजारों की संख्या में एसएमएस आ रहे हैं। 90% हाँ में जवाब देते हैं कि मोदी के विरोधियों को भारी पड़ गई नोटबंदी की निंदा। 85% ट्विटर पोल के नतीजे हैं फेवर में भारतीय जनता पार्टी के। मैं पूछूंगा एमएच खान साहब से और फिर शाह साहब से। पहले खान साहब, आपकी नेता भी विरोध कर रही है नोटबंदी का पुरजोर तरीके से। मायावती बार बार बोल रही हैं, पर कहीं की जनता को जो भी तकलीफ हुई वो बीजेपी से नाराज नहीं हुई। लेकिन जी नहीं, नाराज नहीं हुई। ये कोई पैमाना नहीं है कि आप वहां महाराष्ट्र के चुनाव को, नगर पालिका के चुनाव को लेकर के यहाँ आप बताएं। क्या ये ऐलान हुआ था क्या कि हम नोटबंदी पर चुनाव करा रहे हैं? ये ऐलान हुआ था क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं खान साहब? खिलाफत किया था। अरे खान साहब, आप जैसी विरोधी पार्टियों ने हर जगह कहा कि नोटबंदी से 100 लोग मर गए, मोदी जी जिम्मेदार हैं, मायावती जी, राहुल गांधी जी आज भी बोल रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि नोटबंदी का मैं विरोध कर रहा हूँ। जनता उससे परेशान हुई, आज भी कह रहा हूँ। पर जनता बीजेपी को वोट दे रही है। चुनाव का परिणाम सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, बाहर भी, उड़ीसा में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी। चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 4 चरणों में क्यों नहीं याद आया? तमाम नेता क्यों बोलते फिर? क्यों कब्रिस्तान आ रहा है? अभी तक कब्रिस्तान याद आ रहा था, अभी तक कसाब याद आ रहा था, अभी कसाब याद आ रहे थे। आज 4 चरण के चुनाव के बाद याद आ रहा है ये नोटबंदी? अभी तक क्यों नहीं याद आया नोटबंदी? अभी तक कसाब याद आ रहे थे, मुंबई के। अभी सुनिए तो, अब अरे भैया, तो अभी तक क्यों नहीं? बीजेपी को खुद ही खतरा था, वही डर रहे थे कि, लेकिन ये कोई मैंडेट नहीं है बीजेपी क्या नोटबंदी का, ये हमको मैंडेट मिला हुआ है। ये कह के चुनाव नहीं होता है। सारी चीजों पर चुनाव होता है। नाली का भी चुनाव होता है, सड़क का भी चुनाव होता है, हर चीज को देख के चुनाव होता है। लोकल चुनाव है ये, लोकल चुनाव है। खान साहब, हाँ, सलाम वालेकुम। खान साहब, एक बात बताइए कि आप लोग कहते हैं कि मोदी जी, एंकर साहब, आप एंकर हो जाइए, फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं साहब? एंकर को सवाल करने दीजिए, आपसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। एंकर हो जाइए ना आप एंकर हो जाइए, फिर आप सवालों से आप एंकर हो जाइए, या जनता भी चला जाइए आप। नहीं, ये गलत बात है। आपसे सवाल नहीं जवाब, आपका सवाल से नहीं डर रहे। आप एंकर सवाल पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं सवाल। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई भाई? एंकर पूछ सकता है। ये क्या बात हुई भाई? नहीं, ये बात है। आप फिर विरोधी की बात का जवाब क्यों देते हैं बगैर बीच में बोले? ऐसा होता है? आप सवाल पूछिए, नहीं सवाल वरिष्ठ पत्रकार है, न्यूट्रल आदमी है, वो हर्ट हुए हैं। उन्होंने अपने पहले न्यूट्रल आदमी नहीं कहा कि हम भी आपके हाँ में हाँ मिला रहे थे, और आज हमको चीटेड फील हो रहा है कि हमने आपकी बातों के चक्कर में आके गलत समझ लिया। ये शेष जी की टिप्पणी थी। कह रहे हैं कि ये सवाल आज भी मौजूद है, आज भी सवाल ये मौजूद है, आज भी हम नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हम ये जनादेश नहीं मानते इस चीज का। चलिए ठीक है, इस चीज का जनादेश मान लेंगे हम। शाह साहब, शिवसेना के प्रवक्ता
हेमराज शाह, आपके नतीजे मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि सबसे दिलचस्प आप ही के साथ है। आप सरकार के साथ रहकर नोटबंदी का विरोध कर रहे थे, आप ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रपति के पास जा रहे थे विरोध करने के लिए कि नोटबंदी को वापस लेना चाहिए, और आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, प्रचार भी करती है नोटबंदी के खिलाफ मुंबई में, महाराष्ट्र भर में। आपको क्या लगता है कि आपने बीजेपी के इस फॉर्मूले को गलत भांपा? क्या आप भी गलती कर रहे हैं विपक्ष के चक्कर में आके? उसका नतीजा आपने देख लिया। हम नंबर 1 पे बम्बई में हमारी पार्टी आई, थाना में भी हमारी पार्टी नंबर 1 पे आई। ये नोटबंदी का विरोध का आप नतीजा देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि नोटबंदी के विरोध का आपको फायदा मिला? शाह साहब, हमको फायदा मिला, हम नंबर 1 की पार्टी बनी हमारी आज बम्बई में, और थाना में भी नंबर 1 की पार्टी बनी। आप शिवसेना के गठबंधन की जब बात चल रही थी बीजेपी से, आप बीजेपी को 60 सीटें दे रहे थे, बीजेपी अपने दम पे लड़के 82 ले आई, तो सफलता किसकी ज्यादा हुई? आपसे सिर्फ 2 सीटें कम है। अरे भाई, हम 5 बार नंबर 1 पे आए, 5वीं बार इस बार कई चुनौती लड़ाई, फिर भी हम नंबर 1 पे आए। वो नोटबंदी का ही हिसाब है। देखिए, आप ये मान रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से नंबर 1 पे आए, और जो दूसरे लोग कह रहे हैं नोटबंदी का, मत जोड़ के देखिए इसमें। खान साहब, सोमनाथ सिंह रॉय, या सुमित, मैं एक बहुत बात बताना चाहता हूं सुमित। देखिए, जो कहना कहे, हम तो यही कहेंगे, हम 5वीं बार पहले नंबर पे आए और नोटबंदी के विरोध से आए। नहीं, पर शाह साहब, आप सिर्फ 9 सीटें ज्यादा आए, 75 से बढ़ के 84 हुए, बीजेपी 31 से बढ़कर 82 हुई बगैर अलायंस के। बीजेपी को 60 सीट दे रहे थे, बीजेपी को 82 सीटें आई। आपका ठीक है, फॉर्मूला गलत निकला। उसमें आप अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते। आपको वहां पर मेयर बनाने के लिए बीजेपी की मदद लेनी होगी। ढीली पड़ी इसलिए आए वो। सुनना था, मैं आ रहा हूं, देखेंगे, हम सोचेंगे आगे क्या होता है। सुधांशु जी, चरण जी, एक मिनट। कई अपक्ष भी हमारे साथ आ रहे हैं अभी। सुधांशु त्रिवेदी आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, सुमित जी, यहाँ भिन्न भिन्न दलों के जो लोग बोल रहे हैं उनमें वैसे ही विरोधाभास नजर आ रहा है। अभी हमारे ज्यादातर राजनीतिक विरोधियों ने कहा कि यह स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए चुनाव थे और व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो पर्सनालिटी बेस थे। तो मैं कहता हूं, चलिए मान लीजिए, तो ईमानदारी से घोषणा करिए कि चंडीगढ़ से लेके मुंबई तक, राजस्थान से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश और असम तक हमारी पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है और इस कारण से आप लोग चारों खाने चित्त हो गए। फिर स्वीकार करिए कि हमने कार्यकर्ता इस प्रकार के अद्भुत पैदा किए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से यह काम किया है। आप ये भी मानने को तैयार नहीं होंगे। यानी जब जैसा आपको सूट करेगा वैसा करेंगे। हकीकत यह है सुमित जी, मैं कहना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे के ऊपर उसके बाद जितने चुनाव हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे सिर्फ एक ही मुद्दे पे हुए हैं, उसमें मगर यह भी मुद्दा था और उसमें सभी में हमको सफलता मिली है। और राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जितनी अभी मैं इस बात को बोलूंगा सोमनाथ सिंह रॉय कि सुनिए सुमित जी, एक सेंटेंस। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि मूडीज के इन्वेस्टर्स गिल्ड ने यह कहा है कि G20 में एक क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट कम हुई है डिमोनेटाइजेशन से, मगर इसके बाद भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा G20 में इस ईयर में। ये मूडीज का कहना, हम नहीं कह रहे हैं। ये लोग अमर्त्य सेन को कोट करते थे। मैं कहना चाहता हूं, नोबेल पुरस्कार विजेता एक अर्थशास्त्री जोसेफ ग्लिट्स ने कहा है कि भारत ने बहुत बड़ा काम किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, और ये भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में। सुधांशु जी, ऐसे तो कई चीजें आप कोट करोगे, कई चीजें मैं कोट करूंगा, उसमें मतलब नहीं है। मैं हेमराज जी ने जो बात कही, मैं उस पर आना चाहूंगा। हेमराज जी ने मुंबई की बात की और थाने की बात छोटे में कट गई। थाने में इनको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। तो सुमित जी, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र के चुनाव की आपने बात की, वहां पर बीजेपी ने क्या किया कि नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने खुलेआम उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ और शिवसेना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उनको पता था कि कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट होगा, तो उन्होंने वो नैरेटिव चेंज करना शुरू किया। दोनों का झगड़ा हुआ, एक हाई वोल्टेज ड्रामा चला पूरे 1 महीने,
और दोनों ने बहुत नीचे स्तर की स्टेटमेंट की, जिसमें पूरी मीडिया की स्पेस जो है वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी लेके जाती रही। सुनिए, आप बोलने तो दीजिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बोलने तो दीजिए। 31 सीटें 52 सीटें नहीं आई, 31 पे आप मुझे नोटबंदी पे बात करिए ना। सुमित जी, नोटबंदी पे सबसे पहले कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, मैं यही आपको कह और लगातार आप बोल रहे हैं, आपको कह रहा हूं, लगातार आप बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पर कहीं सफलता नहीं मिली। क्यों? भाई साहब, आप मेरी सुनेंगे तब ना। क्यों? सुमित जी, मेरी सुनिए ना। देखिए, इन्होंने नैरेटिव चेंज किया, इन्होंने बिलो द बेल्ट हिट किया एक दूसरे को। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि लोग भी डिमोनेटाइजेशन से लोगों का ध्यान उठ गया। अरे अभी आपने हेमराज जी की तारीफ की, क्या बात कर रहे हैं साबरा साहब? अभी ठाणे में शिवसेना को मिली जीत का, आप हेमराज जी की बातों में हाँ मिला रहे थे, अब बोल रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को पब्लिक भूल गई। आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब सुनिए तो सही, 10 बट ये 2 जीते हैं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे सुमित जी, ऐसा नहीं चलेगा। अरे मैं बोलने दे रहा हूँ, आप देखिए, मिसलीड कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रडिक्शन पेश कर रहे हैं। मैं जरा भी मिसलीड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरे महाराष्ट्र का चुनाव बता रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से बाहर भी हिंदुस्तान है। दूसरी बात, मैं तो 20 जगहों की म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, 15 लाख का वादा किया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कल्याण डोंबिवली में इन्होंने वादा किया था 10,000 करोड़ रुपया हम कल्याण डोंबिवली को देंगे, वो इन्होंने नहीं दिया। सोमनाथ सिंगरॉय, क्या आप गलत ट्रैप में फंस गए राहुल गांधी के कि नोटबंदी एक मुद्दा हो सकता है? नासिक में जाके इन्होंने कहा कि मैं नासिक को गोद दूंगा। मैं ठीक से बता रहा हूँ, मैं ठीक से बता रहा हूँ, आने वाले दिन में समय बताएगा। अरे ये तो ये कहने की बात है कि साबरा साहब, एक मिनट, सोमनाथ सिंगरॉय का नाम लिया मैंने। सोमनाथ बोलते हैं, सोमनाथ दा यू स्पीक, नैरेटिव चेंज करते हैं। और सोमनाथ दा यू स्पीक। नहीं, मैं बता रहा हूं जी, कांग्रेस पार्टी का जो प्रवक्ता है उसको तो पहले ये स्वीकार करना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी का वहां जो लोकल लीडर है वो ही बोल रहा है यहाँ पर इतना गोष्ठी धंधा है। वहीं पर गुरुदास कामत, प्रिया दत्ता, नारायण राणे, अजय निरुपम, मिलन देवदा, बहुत सारे लीडर है। उतना जितना लीडर है उतना ग्रुप है उनका। एक मिनट, तो ये यहाँ तो यही बात कर, मैं मेरा बात ही स्वीकार कर रहा हूँ। अरे आप स्वीकार कर लीजिए ना, बाथरूम में झांकने का काम आपका नहीं है, नरेंद्र अरे आप तो बात करने कर लीजिए। चरणजीत सिंह, यही प्रॉब्लम है, आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। आप लोग सुनते हैं ज्यादा कम और बोलते हैं ज्यादा, इसीलिए ऐसा हालत हुआ आपका पार्टी का, इसीलिए ऐसा हालत हुआ आप लोगों को, जैसे पार्टी का ऐसा हालत हो रहा है। हमको बात को कंप्लीट करने दीजिए। आप लोग साबरा साहब, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। सोमनाथ सिंगरॉय का नाम लिया मैंने, प्लीज लेट सोमनाथ दा कंप्लीट दिस सेंटेंस। और भी गेस्ट है, सोमनाथ दा, अच्छा होगा। 30 सेकंड। देखिए, मैं पहले से बता रहा था मैं पहले से बता रहा था जी, ये इलेक्शन लोकल इश्यू से ज्यादा होता है। क्यों? 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल में बीजेपी का वोट था 17%। क्यों? उस टाइम यहाँ का आदमी को लगा था जी नरेंद्र मोदी कोई ऐसा कुछ काम करेगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा कुछ होगा। फिर आइए 2016 इलेक्शन, 2016 इलेक्शन जब मुख्यमंत्री का बात हुआ, तब वो इलेक्शन में बीजेपी का आप पब्लिक ओपिनियन को, अभी लोकसभा, अभी आप पब्लिक ओपिनियन को रॉन्गली क्यों मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर भी यही नहीं, सुनिए बीजेपी का वोट 5-6 मिस्टर सोमनाथ सिंगरॉय, प्लीज सुनिए। डेवलपमेंट का बात होगा। आप लोग पब्लिक ओपिनियन को रॉन्गली क्यों इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं? लोकसभा इलेक्शन आपके और दूसरी प्रॉब्लम यह है इन लोगों के साथ कि अगर इनकी बात, इनके मन की बात कोई जर्नलिस्ट नहीं कहता तो ये शूट द मैसेंजर पे आमादा हो जाते हैं, उसको ही हड़काने लगते हैं। प्लीज आप लोगों से बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस सवाल का जवाब दें कि जब से नरेंद्र मोदी जीत के आए हैं, आपके कहने पे हमें मानते रहे कि 69% काम कर रहे हैं, 31% के प्रतिनिधि वो हैं, अगर है तो पहले ये मान लीजिए 69% के प्रतिनिधि आप लोग हैं। पूरी की पूरी पोजीशन जो है अलग अलग तरीका होता है। जो देश की जनता को भ्रम में डाल रही थी और बहुत से लोगों ने आपकी बातों में आके हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन अब जो मूड समझ में आ रहा है, जो बात शेष नारायण सिंह कह रहे हैं, वो ये दिखाता है कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे थे, कहीं उन्होंने गलत नब्ज टटोली थी, वो बीमारी को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते, बने रहिए हमारे साथ।
लेकिन ये कोई मैंडेट नहीं है बीजेपी कि नोटबंदी का, ये हमको मैंडेट मिला हुआ है। ये कह के चुनाव नहीं होता है, सारी चीजों पे चुनाव होता है। चरणजीत सिंह, यही प्रॉब्लम है, आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। आप सुनते हैं कम और बोलते हैं ज्यादा, इसीलिए ऐसा हालत हुआ आपका पार्टी का, इसीलिए ऐसा हालत हुआ आप लोगों की पार्टी का, ऐसा हालत हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि एंकर साहब आप एंकर हो जाइए, फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं साहब? एंकर को सवाल करने दीजिए, आपसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। एंकर हो जाइए ना, आप एंकर हो जाइए, फिर आप सवालों से जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है। पिछले ब्रेक के बाद जब हम लौटे थे तो 90-10 85-15 का रेशो था, अब 92-8 हो गया है बीजेपी के फेवर में, और ट्विटर पर 86-14 हो गया है, यानी 86 लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि नोटबंदी का विरोध करने वालों की हवा निकल गई है। एमएच खान साहब, मैं आपके पास सीधे आता हूं बगैर लाग लपेट के। आप मुझे बताइए, अगर इस देश का वरिष्ठ पत्रकार आपसे सवाल करे तो आपको किस बात का एतराज है? ये तो जनता की आवाज है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे थोड़ी है यहाँ पे शेष नारायण सिंह। नहीं, बिल्कुल हम नहीं उस चीज का जवाब दे सकते हैं। जो आप पूछेंगे उसका जवाब देंगे। ये लोग बैठे पैनल में हैं, पैनल में बैठे हैं तो पैनल की डिस्कशन करें। सुनिए, हम आपका जवाब नहीं दे सकते। नहीं, आप एक तरफा बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं, आप हमेशा एक तरफा बात करते हैं। इतने सवाल पूछेंगे कि आप मतलब नहीं है, आपको क्या सवाल का जवाब नहीं देने को बाध्य हूँ। आप बात नहीं हूँ, आप एक पार्टी के प्रवक्ता बन गए हो, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए और प्रवक्ता बन जाइए। आप बन जाइए प्रवक्ता, आप प्रवक्ता बन जाइए भारतीय जनता पार्टी के। सुनिए खान, करते हैं आप ये सब नहीं सिखा सकते। और सुनिए, जिन पत्रकारों को भड़काते होंगे वो दूसरे होंगे, आपको नहीं सुनना, आपकी बदतमीजी में हमारे वाले नहीं है। खान साहब बात करिए और सवालों के जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, सवालों से घबराने की कसर छोड़िए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंह साहब बिल्कुल नहीं। खान साहब प्लीज, एक पत्रकार आपसे सवाल नहीं करे? नहीं, अगर मुझे क्यों नहीं करे? अगर आपने मुझे इसे अवस्थी जी, अगर आपने इसे पूछने के लिए बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं डिबेट बैठ क्यों नहीं पूछे? पूछ सकते हैं सवाल। आपको किस चीज से डर है? नहीं, ऐसा क्या पूछ लेंगे शेष नारायण सिंह क्या आप डर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। हमेशा भाजपा की भाषा बोलते हैं। ये क्या बात हुई? जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। अभी बोल रहे थे पार्टी की भाषा बोलते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं खान साहब? अभी शेष नारायण सिंह ने खुद ने माना कि नोटबंदी पर मैं विपक्ष के साथ खड़ा था, मैं बीजेपी को गलत बोलता था। आज उनको अफसोस हो रहा है इस बात का। तब तो आपने नहीं कहा एक बार भी। इन्हीं सारे लोगों की बात चुके, इन्हीं सारे लोगों की बात मान के हम लोगों ने कहां तक बात की, और आज हमको धमकी दे रहे हैं। सीधी बातें की है, ये धमकी क्यों दे रहे हैं? ये तो कोई बात नहीं खान साहब, ये कोई बात नहीं। आपसे अगर हाँ में हाँ मिलाए तो हम देश के सबसे अच्छे पत्रकार, और अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं, शेष नारायण सिंह सवाल पूछ ले तो हम बीजेपी क्या होंगे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या बात कर रहे हैं आप खान साहब? आप तौहीन कर रहे हैं, आपको तौहीन कर रहे हैं आप गलत काम कर रहे हैं। इतने सवाल गलत काम कर रहे हैं कि आपके कान बंद हो जाएंगे श्रीमान जी। आप जनता के नुमाइंदे, इसीलिए गुस्सा आता है। जनता की बात करिए, और हम लोग आपके मुगालते में आके हम जनता को गलत खबर करते हैं और उसके लिए हम पछताते हैं। कितना मालूम है मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आपके बारे में मालूम है, आप क्या बोलते हैं मालूम मुझे। मुझे मालूम पता है आपके बारे में मालूम मुझे अच्छी तरह से। सिंह साहब उनसे आपको बुरा लगा, मैं उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, वो माफी नहीं मांगेंगे। खान साहब आप मैं माफी नहीं मांगता, मेरा काम ही यही है, मैं सबको नहीं मांगता। खान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, खान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों सफल हो रही है? अगर नोटबंदी खराब है तो बीजेपी क्यों सफल हो रही है? क्या देश का तमाम मतदाता गुमराह हो रहा है? अगर नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए वहां की जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं वो हुए हैं, हमारी पार्टी वहां चुनाव में नहीं खड़ी हुई है। हमसे सवाल क्यों पूछते हैं? हमसे जब उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, रिजल्ट जब आएगा तब मुझसे पूछिएगा। और अब ये सब चीजें नहीं है। आप हर चीज का मुद्दा ये नहीं होता है, नोटबंदी का मुद्दा कहकर चुनाव नहीं हुआ है। आज वहां पे लोकल समस्याएं भी होती हैं और भी चीजें होती हैं। हमारी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ी है। बहन जी क्यों बोल रही है? आज भी मुद्दा बता रहे हैं, राहुल गांधी नोटबंदी का मुद्दा है। सुमित जी मेरी बात सुनिए, 4 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी की याद क्यों आई? कसाब का याद क्यों आ रहा था? क्यों क्या नाम है, कब्रिस्तान का मसला याद आ रहा था?
क्यों आपको और चीजें ये याद आ आपका रही थी? सवाल आज जायज हो जब सकता वहाँ है। का रिजल्ट आया तो सुधांशु त्रिवेदी, क्या नोटबंदी को लेकर बीजेपी के मन ये में कोई बात कंफ्यूजन नहीं। था? तभी आप 3 चरणों में इतने पुरजोर तरीके से बात नहीं कर रहे 4 चरण थे के जो बाद नहीं हुआ। लहजाज था। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए बसपा के आरोप का। देखिए, एक तो मैं बात ये कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी की नेता नोटों की माला पहनती हो और जो ये कहती हो मैं देवी हूं मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ, और जिनके खाते में नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा नोट मिले हो, उनकी बौखलाहट समझी जा सकती है। इसलिए मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता हूं। हमारे जो दूसरे अन्य लोग थे जिन्होंने जो बोला, जैसे अरे भाई अब बोल लेने दीजिए ना। अरे खान साहब, अब आप तकरीर खान मत करिए, साहब, दूसरों को खान बोलने का साहब, मौका मत दीजिए भाई। खान साहब प्लीज, मुझे सोमनाथ सिंह के पास भी आना है। खान साहब प्लीज, खान साहब प्लीज, खान साहब, खान साहब 10 लाख सूट पहनने वाला सोमनाथ मैं आ रहा हूँ। सोमनाथ एक मिनट रुकिए। खान साहब 1 मिनट, अपनी बात पूरी। मैंने सुधांशु जी का नाम लिया, ये कहा, जवाब सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, सापरा साहब ने ये कहा कि हमने नैरेटिव बदला है। अरे नैरेटिव साहब जानते हैं क्या है? नैरेटिव सिर्फ एक है कि आपके नेता अपरिपक्व हैं। आज ही शीला दीक्षित जी का इंटरव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि अभी राहुल मैच्योर नहीं है, उन्हें थोड़ा वक्त शीला जी ने ट्वीट करके सफाई दे दी। कहते हैं कि हमने शीला दीक्षित ने प्रचार और ट्वीट करके दुष्प्रचार सफाई से दे दी, किया उन्होंने है। ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब आप जनता की विवेक लाइन आप पढ़ रहे हैं, चिन्ह उठा रहे हैं। इंटरव्यू अगर जो आप कह है रहे हैं वो कि नैरेटिव बदला है, 8 सवालों इस पे देश है की जनता और वो भाई, 200 से बोलने ऊपर दीजिए, लाइनें क्या तरीका है भाई? हैं। अरे आप आप लोग क्या बीच बात, में अरे एकदम आप बोलने कुछ भी लगते हैं बोलेंगे तो लगातार। थोड़ा ही चलेगा। अरे इंटरव्यू भाई कुछ का भी क्या बोलेंगे, केवल आप कुछ भी एक बोल रहे लाइन थे, का मैं शांति जिक्र से आप सुन कर रहा रहे था। हैं। अपना आप टर्न ये आने भी पे कहिए बोलिए। कि शीला दीक्षित जी ने कहा मैं कि बोलता हूं, पहले कभी देश में ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती सपरा साहब थी, 1 मिनट। जहां सोमनाथ सिंह पर रॉय को एक जाने की मौजूदा प्रधानमंत्री जो है, सोमनाथ सिंह रॉय, वो पूर्व प्रधानमंत्री ममता के बनर्जी ने ऊपर लीड इस किया तरह था का मार्च को। हल्का वक्तव्य ममता नहीं बनर्जी इस करते प्रोटेस्ट को थे। आगे ले आना चाहती थी नोटबंदी पर। कहिए, ममता बनर्जी ने वहां पर सेक्रेटरिएट के बाहर आर्मी के डिप्लॉयमेंट का आरोप लगाया था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ममता बनर्जी ने गलती कर दी? सुमित जी, मैं एक वाक्य कहना मैं आ चाहता रहा हूं। हूँ। सुधांशु जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। सोमनाथ सिंह रॉय की बात का जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, सुमित, मैं सोमनाथ सिंह रॉय, राइट। सुमित, मैं एक बात बता रहा हूं, ममता बनर्जी ने जो मुद्दा उस दिन उठाया, आज भी उससे मुद्दा हम लोग ने उठा रहा हूं। क्यों? वो नोटबंदी क्यों हुआ था? मोदी जी ने क्या बोला था? काला नोट, फेक नोट नहीं आएगा। आप देखिए, दिल्ली में एटीएम से फेक नोट निकल रहा है, 2500 का लिख रहा है, चिल्ड्रेंस बैंक नोट, ऐसा कुछ लिख के फेक नोट आ रहा है। आप लोग बोला था, मोदी जी ने बोला था जंगी हमला नहीं होगा। परसों भी हुआ कश्मीर का ऊपर, वहां पर भी हमारा सेना मरा। तो नोटबंदी का ऊपर जो इफेक्ट होने का था, मोदी जी ने दिखाया था, एक भी फुलफिल नहीं हुआ। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। उन्होंने बोला, सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए इन आरोपों का। टीएमसी का देखिए, तृणमूल कांग्रेस की समस्या हम समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा फेक करेंसी का सेंटर बन गया था। रही बात जो घटना इन्होंने बताई है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके चंद घंटों के अंदर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो हर टाइम बोलते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं फेक नोट, तो क्यों बंद नहीं कर रहे? सोमनाथ, आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। कोई बोलने नहीं देता है, सब बीच में कूदने लगते हैं। बंगाल में नहीं है। अब देखिए, मैं एक वाक्य कह के अपनी बात समाप्ति कर देता हूं। सुमित जी, आप कृपया मुझे एक वाक्य तो कहने दीजिए। भाई लोगों, आपकी सबकी सुन ली मैंने, एक वाक्य तो बोल लेने दीजिए। बोलिए, कूद पड़ते हैं। बोलिए। मैं एक वाक्य कह के खत्म करता हूं कि जानते हैं हम सब जगह क्यों जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सब मिलके एक क्यों हो गए हैं? मैं एक पंक्ति में कहता हूं, पप्पू, टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है, जीत रही चहुओर भाजपा, क्योंकि नियत नेक है। बस बाकी आप बहस करते रहिए। जो सुधांशु जी, अच्छा सुधांशु जी, शेष नारायण सिंह, सुधांशु जी, एक सवाल है। ये मोदी जी जनता पार्टी की चिंता है ना। खान साहब, सुधांशु जी, जब मोदी जी ने 8 नवंबर का भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी और कालाधन खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स चुराने वाले पकड़ लिए जाएंगे। तो इनकम टैक्स और कालाधन पर तो मैं बात नहीं करता, लेकिन टेररिज्म भी बढ़ा है और बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत बढ़ा है। आज भी कई हादसे हुए हैं, कल भी हुए हैं, परसों भी हुए हैं। तो क्या आप इलेक्टोरल सफलता को एक ऐसी नीति जिसके बारे में अभी जजमेंट आना बाकी अर्थशास्त्रियों का, क्या उसको आप बल्ले बल्ले मानने के लिए खुश हैं? सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, शेष नारायण जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा, नक्सल गतिविधियों में भारी गिरावट आई है।
पूर्वोत्तर में काफी कमी आई है। जो ड्रग माफिया थे पंजाब के, उसमें काफी कमी आई है। और कश्मीर में जो लगातार 3 महीने से पत्थरबाजी की घटनाएं चल रही थी, उनमें काफी कमी आई है। जवान तो शहीद हो गए आतंकवाद की जो डिमोनेटाइजेशन के घटनाएं बाद। हैं उसमें भारी नियंत्रण आया 72 है, जवान जिसके और चलते पुलिस हुए। वाले शहीद हुए डिमोनेटाइजेशन के बाद, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अरे भाई, उसका डिमोनेटाइजेशन से क्या मतलब है भाई? वो अरे तो नहीं उन तो लोगों से टेररिज्म मतलब नहीं रुक रहा ना। आतंकवाद की टेररिज्म नहीं रुक रहा। आप कहते कि टेररिज्म रुकेगा, टेररिज्म कहाँ रुका है? काला पैसा कहाँ रुका है? मालदा से नोट अंदर आ रही है। सब नेता जाके पाकिस्तान तक उनका समर्थन करते हैं। शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, खुर्शीद जी, और ये सब आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अरे आप आतंकवादियों को लेकर गए थे कंधार छोड़ने के लिए, कंधार छोड़ने के लिए आतंकवादियों को, अजहर मसूद को छोड़ने के लिए कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी का मंत्री गया था कंधार आतंकवादी को छोड़ने के लिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप? मगर उन परिवारों के लिए जिन्होंने सुधांशु जी, एक मिनट, वादे पर ओनली सुधांशु त्रिवेदी, एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल सवाल है जो हेमराज शाह ने उठाया था। सुधांशु त्रिवेदी, लिसन टू मी प्लीज। हेमराज शाह साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया। शिवसेना ने सरकार में रहकर विरोध किया, शिवसेना सफल रही, विरोध के बावजूद भी बीएमसी जीत लेती है, विरोध के बावजूद भी ठाणे जीत लेती है। तो नोटबंदी जो सो कॉल्ड मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधियों को घेर रही है, दरअसल वो मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि नोटबंदी के नाम पर अगर वोट पड़ रहा होता तो शिवसेना को नहीं जीतना चाहिए था, आपको नहीं जीतना चाहिए था। आप जीत जाते, वो हार जाती। सुमित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बीएमसी चुनावों में शिवसेना कहां है? वहीं जहां थी। हम कहां हैं? 31 से 82, यानी 2.25 गुना बढ़े। जबकि याद करिए, हम तो उन सीटों पे कभी लड़े ही नहीं थे पिछले 20 साल से, वहां भी खड़े हुए और जनता ने हमको अभूतपूर्व समर्थन दिया। तो अनुपातिक दृष्टि से देखिए तो पुरजोर, जबरदस्त और उत्साहवर्धक समर्थन भारतीय जनता पार्टी। शाह साहब जवाब दीजिए इस बात में का। यह ऐतिहासिक। हेमराज शाह जवाब दीजिए इस बात का। हेमराज शाह, नहीं, थाने में कहा अरे 200 आदमी मर गए नोटबंदी में, उसको क्यों भूल रहे हो आप? 200 आदमी मर गए, उसको तो सोचो। 200 आदमी कहाँ मर गए, आपने सोचा कभी ये नोटबंदी की वजह से? उसके लिए सोचो। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो विषय, देखिए, ये विषय कई बार उठाया जा चुका है। जिन लोगों को कष्ट हुआ उसके प्रति हम संवेदनशील हैं। मगर बताइए, एक भी व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि नोटबंदी गलत थी? सबने कष्ट सहा, मगर उसके बावजूद उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया हम उसके साथ हैं, हम इस कष्ट सहने को तैयार हैं। काले धन पर नियंत्रण और भारत के दीर्घकालिक शिवसेना क्यों जीत गई? सुधांशु जी, फिर शिवसेना क्यों जीत गई मुंबई में? भाई, मैंने तो कहा ना, शिवसेना तो वहीं की वहीं है, जीते तो हम हैं। नहीं, पर कमजोर भी नहीं हुई, कमजोर भी नहीं हुई। वृद्धि तो हमारी हुई है, हमने लंबी छलांग मारी है। शिवसेना वहीं की वहीं। ये बताएं कि थाने में भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंची? सबरा साहब पूछिए। थाने में भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंची है, ये बताइए सुधांशु जी। अरे क्या घर है? अरे क्या घर है? अरे भारतीय जनता पार्टी को थाने में भी कम से कम आपकी 10 सीट तो ज्यादा आनी चाहिए थी। आपकी उतनी सीटें ही आई हैं, तो आप ज्यादा उछलिए मत। आप कैसे बोल रहे हैं? आप किस मुंह से बोल रहे हैं सबरा साहब? सब कुछ हार के भी, सब कुछ हार के भी। तो क्या आप मैं करेक्शन कर रहा हूँ। मैं इनकी जो उछाल है ना, इनकी जो उछाल है उसको करेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप शिवसेना को सपोर्ट करेंगे, अगर उसके लिए आप बैटिंग कर रहे हैं तो उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनकी। और थाने को देखकर ये खुश हो रहे हैं। शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी याद आता है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिए। लेकिन सापरा साहब, आपकी पार्टी की इतनी बुरी गत क्यों हुई? मुंबई में तो समझ में आता है इनफाइटिंग थी, आपस में लड़ रहे थे, पर पूरे महाराष्ट्र में क्या दिक्कत हुई? अशोक चव्हाण ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भाई, मैं टीवी पे बैठा हूं। आप देखिएगा 4 दिन के बाद में 25 जिला परिषद के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाएगी। अध्यक्ष हमारा चुन के आएगा। कांग्रेस और एनसीपी का भविष्य तो नहीं पता हुआ है, लेकिन मुझे अतीत पता है। और ठीक 24 घंटे पहले आप मेरे साथ इसी जगह करना पड़ेगा। नतीजे आ रहे थे मुंबई के, और आप 11:30-12 बजे दावे कर रहे थे कि हम आगे बढ़ेंगे, और आपने 1 घंटे के बाद क्या मुंह की खाई?
आप भी जानते हो और आपकी पार्टी भी जानती है क्या गलती हुई कांग्रेस पार्टी हम की। आगे आप नहीं, इनकार करते रहे। मुंबई में हम आगे नहीं बढ़े, उसमें कई सारे कारण हैं। अरे महाराष्ट्र में हार गए, कारणों आप पर पुणे हार गए, आप अमरावती हार गए, महाराष्ट्र में नहीं हारे। मैंने बात कर रहे हैं। नहीं, महानगर पालिका में हम थे ही नहीं पहले, मैं तो वही बताया आपको, आप भूल गए। जहां नहीं थे वो नहीं होना चाहिए। अजीब बात कर रहे हैं सपरा साहब। नहीं, मेरा ये कहना है कि रूरल के अंदर हम हारे नहीं हैं। जनता का पोल, ट्विटर पोल, एसएमएस पोल साफ कह रहा है कि नोटबंदी की निंदा जिन लोगों ने की उनकी हवा निकल गई। वो 87% ट्विटर पर कह रहे हैं और 93% एसएमएस पोल में बीजेपी के साथ खड़े हैं कि नोटबंदी की निंदा मोदी विरोधियों को भारी पड़ी है। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे वो इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।